हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमकॉम सेमेस्टर 4 में कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक है इंडियन AS 23 बोरोइंग कॉस्ट। तो इंडियन AS 23 बोरोइंग कॉस्ट का पहले हम लोग एक 5 से 6 मिनट का वीडियो देखेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू थ्योरी पार्ट। फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बोरोइंग कॉस्ट इंडियन AS 23। सबसे पहला जो इंडियन AS 23 आया है उसका कोर प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस बेस पे है ये। तो बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है ये बोलता है कि अगर आपने लोन लिया और लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट भर रहे हो दैट इज़ योर बोरोइंग कॉस्ट, वो बोरोइंग कॉस्ट आप एसेट में कैपिटलाइज कर दो, मतलब एसेट की वैल्यू में ऐड कर दो। अगर आपने एसेट को एक्वायर किया, कंस्ट्रक्ट किया और प्रोडक्शन किया, कौन से एसेट को? क्वालिफाइंग। याद रखना, एक्विजिशन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, किसको? क्वालिफाइंग एसेट को। तो वो जो भी इंटरेस्ट आप भरोगे वो क्या करने का है? कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देना है। आई बात समझ में? अब ये पता होना चाहिए कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। तो ये इंडियन एस यही बोलता है कि कोई भी एसेट इन द फॉर्म क्वालिफाइंग एसेट को अगर आपने एक्वायर किया, कंस्ट्रक्शन किया, प्रोडक्शन किया, तो जो भी इंटरेस्ट आप भर रहे हो वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम लोग देखेंगे कि क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है। तो क्वालिफाइंग का तो ये तो कैपिटलाइज होगा और उसके अलावा और कोई बोरोइंग कॉस्ट होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पीएनएल में मतलब शो करेंगे एज एन एक्सपेंस, क्योंकि जो चीज़ कैपिटलाइज होती है वो तो एसेट में ऐड होती है, लेकिन दूसरा कोई इंटरेस्ट होगा जो कैपिटलाइज नहीं हुआ होगा तो उसको कहाँ शो करेंगे? हम लोग उसको एक्सपेंस के तौर पे शो करेंगे और वो कहाँ शो होता है? पीएनएल के अंदर शो होता है। अब देखेंगे क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या। तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब होता है द एसेट नेसेसरीली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी। अब ये याद रखना, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, मतलब वो एसेट को तैयार होने में, यूज़ करने में, सेल करने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदा, बराबर है, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदा। अब वो फ्लैट आपने 1 करोड़ का खरीदा, अब 1 करोड़ आपने लोन पे लिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो अभी तक वो उसको बनने में, पूरा रेडी होने में और 6 महीना जाएगा। तो 6 महीने तक जो भी उसका इंटरेस्ट रहेगा ना वो लोन का, वो भी उस में ऐड हो जाएगा। समझो लोन पे इंटरेस्ट आया 6 महीने का 2 लाख रुपए, तो आपको फ्लैट कितने में पड़ा? 1 करोड़ 2 लाख में। आई बात समझ में? तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। आप एक्वायर कर लो डायरेक्टली, रेडीमेड फ्लैट खरीद लो इंटरेस्ट का मतलब लोन पे लेके, तो उसका जो वो इंटरेस्ट है वो आप उस कॉस्ट में नहीं ऐड कर सकते। उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए, कुछ टाइम उसके ऊपर है ना, मतलब वेस्ट होना चाहिए उसके यूज़ के लिए, उसके सेल के लिए, तभी वो क्वालिफाइंग एसेट होगा। अब ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कितना होता है? 12 महीना, 6 महीना, तो दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। किसी केस में 6 महीना लगता है, किसी केस में 12 महीना लगता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में? तो ये बोरोइंग कॉस्ट बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने लोन लिया, वो लोन के ऊपर आपने जो इंटरेस्ट भरा उसको आप कॉस्ट में ऐड कर दो एसेट के। अगर आपने वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट खरीदा उसके एक्विजिशन के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, लेकिन आपने सीधा एक्वायर किया कोई भी एसेट और उसके ऊपर कोई भी मतलब टाइम नहीं लगा, डायरेक्टली आपने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। क्वालिफाइंग एसेट वही बनता है जिसके ऊपर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब स्पेंड करना पड़ता है, तब जाके वो क्वालिफाइंग एसेट होता है। और सब्सटेंशियल पीरियड का कोई डेफिनेशन नहीं है इन द फॉर्म ऑफ कि भाई 12 महीना होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द 6 महीना भी लग सकता है, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल भी लग सकता है। आई बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे ये जो कैपिटलाइज करना है, तो कभी कभी क्या होता है कि बोरोइंग जो होती है वो स्पेसिफिक बोरोइंग होती है। स्पेसिफिक इन द फॉर्म
भाई मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए और ये 1 करोड़ मैं इस एसेट के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो वो पूरा का पूरा जो भी बोरोइंग रहेगा उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो लेने का। और कभी कभी क्या करते हैं हम, वो बोरोइंग को कहीं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम लोग को कोई भी इनकम आया, जैसे शेयर मार्केट में डाल दिया, वहाँ से कुछ आपको रिटर्न आ गया, तो वो इनकम आप माइनस कर दो। तो जो भी आपका कॉस्ट रहेगा, सब जो इंटरेस्ट आया 100 रुपया, उसके अंदर आपने 20 रुपये शेयर मार्केट से कमा लिया उस बोरोइंग को इन्वेस्ट करके, तो आपका बोरोइंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब है। कभी कभी क्या होता है, जनरल बोरोइंग होता है। जनरल बोरोइंग मतलब कंपनी वाले ने लोन लेके रखा होगा, तो वो एसेट को परचेस करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, प्रोडक्शन करने में भी यूज़ कर रहा है और भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो जनरल बोरोइंग होता है। तो उस सिचुएशन में कितना कॉस्ट लेने का, बोरोइंग कॉस्ट, तो बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलता है, तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट लेने का, जो भी जनरल बोरोइंग आपने लिया है उसका बोरोइंग कॉस्ट लो, डिवाइड बाय टोटल जनरल बोरोइंग, तो एक परसेंटेज निकल के आएगा, इंटू 100 करने का, तो एक परसेंटेज मिलेगा। वो परसेंटेज के बेस पे आपको वो कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक बोरोइंग में डायरेक्ट लेने का, कोई इनकम हुआ शॉर्ट टर्म में वो माइनस करो। जनरल बोरोइंग में अपने को रेट निकालना पड़ेगा और रेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ है। फिर हम लोग को देखना है कि बोरोइंग कॉस्ट को कब से ऐड करना है, एसेट में ऐड करना पड़ेगा ना, तो एसेट को कब से ऐड करेंगे बोरोइंग कॉस्ट को, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आपने एसेट के ऊपर खर्चा किया, आपने बोरोइंग कॉस्ट को इनकर किया, और आपने कुछ नेसेसरी एक्टिविटीज़ की एसेट को, मतलब प्रिपेयर करने के लिए, इंटेंडेड फॉर यूज़ और सेल, मतलब टाइम उसके ऊपर स्पेंड होना चाहिए। एकदम रेडीमेड लिया तो उस पर अलाउड नहीं है। परचेज ऑफ ट्रक नॉट अलाउड, लेकिन परचेज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन कोई चीज़ खरीदा, एसेट खरीदा या मशीन खरीदा या फ्लैट खरीदा, तो उसके ऊपर अलाउड होगा। तो ये तीन चीज़ होगी, एक्सपेंडिचर होगा, बोरोइंग कॉस्ट होगा, नेसेसरी एक्टिविटी होगा। जब ये तीनों सेटिस्फाई होगा, ऑल बोला है, तभी आप उसका कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में। फिर क्या होता है, जैसे कमेंसमेंट हुआ कॉस्ट को ऐड करने का, तो उसका एक टाइम होता है, वहाँ तक ही ऐड करना है, उसके बाद उसको सीज कर देना, मतलब बंद कर देना है। तो सीज कब होगा, तो स्टॉप कैपिटलाइजिंग द बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट को ऐड करना बंद कर दो जब ऑल नेसेसरी एक्टिविटी प्रिपेयर टू क्वालिफाइंग एसेट्स आर कंप्लीट। पूरी एक्टिविटी हो गई, एसेट बन के तैयार हो गया है, आज बन के तैयार हो गया, तो आज तक का इंटरेस्ट ऐड करने का, कल से इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो ऐड नहीं करने का। जब सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद से आपको इंटरेस्ट को ऐड नहीं करना है। आई बात समझ में। कभी कभी क्या होता है कि जो एसेट होता है वो पार्ट्स में होता है, 10 पार्ट हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में, इंस्टॉलमेंट में आपको वो चीज़ें मतलब कंप्लीट होती है। तो उसका भी ऐसा ही है कि एक पार्ट को लेने का, और वो एक पार्ट की जितनी भी एक्टिविटी कंप्लीट हुई ना, तो वहीं तक उस पार्ट में इंटरेस्ट ऐड होगा, उसके बाद नहीं होगा। इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि पहले वाले में बोला एक सिंपल एसेट इन होल, और इसमें क्या बोला है, पार्ट में एक एसेट होगा जो 2-3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो हर एक पार्ट को सेपरेटली चेक करने का कि उसकी एक्टिविटी कंप्लीट है क्या, और वहाँ तक उसका इंटरेस्ट ऐड करने का और आगे बढ़ जाने का। ठीक है, ये थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर एक छोटा सा इसमें बचा है कि अगर आपने बोरोइंग लिया फॉरेन करेंसी में, ठीक है, कहाँ से लिया, फॉरेन करेंसी में, तो उसका कैसे करना है, तो उसका यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी लोकल करेंसी में जो हाईएस्ट रेट होगा ना, वो बोरोइंग निकालो, ठीक है। फिर दूसरा निकालो, उसको बी बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग, लोअर रेट निकालने का, फॉरेन करेंसी का लोअर रेट लेने का, और अपना लोकल करेंसी जो भी अपनी कंट्री की है उसका हाईएस्ट रेट लेने का। फिर दोनों को कंपेयर करने का, दोनों को कंपेयर किया तो अपने को जो इंटरेस्ट, मतलब ए, इसमें से आया 100 और इसमें से आया 80, तो इंटरेस्ट का जो भी सेविंग होगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो ए माइनस बी करने का, तो ए में से बी को माइनस करो, एक ये आ गया। फिर दूसरा लो, क्योंकि जब आप फॉरेन करेंसी में बोरो करते हो ना, तो एक्सचेंज में डिफरेंस आता है। बोरो किसी और डेट पे किया
1 महीने के बाद रेट कुछ और होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस निकालेंगे कि क्लोजिंग प्रिंसिपल जितना भी बाकी है उसमें आपका अभी का रेट माइनस जिस रेट पे आपने खरीदा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो एक लॉस निकल के बाहर आएगा। तो वो लॉस और प्लस ये डिफरेंस, ये दोनों को सी और डी, इसको क्या करने का, इसमें से जो लोवेस्ट है ना दोनों में से छोटा लेने का। पहला लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी का दोनों में डिफरेंस, और फिर एक्सचेंज डिफरेंस जो भी रहेगा उन दोनों में से लोवेस्ट ले लो। कौन सा लोवेस्ट, लो वाला ले लो। लो वाला लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, उसको हम लोग बोरोइंग कॉस्ट बोलेंगे, टोटल बोरोइंग कॉस्ट नहीं बोलेंगे। मतलब ये जब आप फॉरेन करेंसी में बोरो करते हो तो फॉरेन करेंसी में बोरो करते हो तो कंपैरिजन करके देखने का कि लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी में डिफरेंस क्या है, एक वो, और एक्सचेंज लॉस की, एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो लॉस आया वो क्या है। दोनों में से जो लोवेस्ट रहेगा ना उसको भी हम लोग बोरोइंग कॉस्ट अज्यूम करेंगे। आई बात समझ में। अब ये बोरोइंग कॉस्ट ड्यू टू आपके लोकल करेंसी की वजह से जो डिफरेंस आया वो, और आपके एक्सचेंज लॉस की वजह से जो भी डिफरेंस आया वो है, वो भी बोरोइंग कॉस्ट में ऐड करो। तो आपने कहाँ पे बोरो किया, फॉरेन करेंसी में, तो ये जो लीस्ट आया ना इन दोनों में से, समझो ये 10 आया और ये 15 आया, तो लोवेस्ट क्या है 10। तो ये 10 आपको लेना है और उसको आपको इसमें ऐड कर देना है फॉरेन करेंसी में, क्योंकि आप बोरो किस में कर रहे हो, फॉरेन करेंसी में कर रहे हो ना। तो देखो नेक्स्ट दो डायग्राम, मतलब दो ब्रांच निकलेगा। पहला कैपिटलाइज करो बी प्लस ई, बी क्या फॉरेन करेंसी यही ना, और ई क्या ये वाला जो दोनों में से लोवेस्ट आया, इसको कैपिटलाइज करो। और कैपिटलाइज मत करो किसको, शो पीएनएल में क्या, डी, डी मतलब एक ये एक्सचेंज लॉस, और ई मतलब ये वाला, इसको आपको पीएनएल में शो करना है। क्यों, आपने अगर टीवाई लेवल पे ये देखा होगा, हम लोग ने एक फॉरेन करेंसी वाला चैप्टर किया था, उसमें एक्सचेंज में कोई भी डिफरेंस आता है तो हम लोग उसको किस में डालते, पीएनएल में डालते थे कि नहीं डालते थे। तो सेम वे में कि अगर ये बोरोइंग कॉस्ट जो आया लोवेस्ट आया, उसको क्या करने का, टोटल जो आपका ये एक्सचेंज डिफरेंस लॉस है ना उसमें से माइनस करने का, इसलिए बोला डी माइनस ई। तो डी माइनस ई जो एक्सचेंज डिफरेंस लॉस आएगा उसमें से ये जो इन दोनों का लोवेस्ट है वो माइनस करो, उसको आपको पीएनएल में शो करना पड़ेगा, उसको कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। कैपिटलाइज वही करना है जो इंटरेस्ट आप एक्चुअल में फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हो, और प्लस इन दोनों का जो भी डिफरेंस आया था ई वाला, देखो ये ई है ना, ई ये दोनों पार्ट में ऐड हो रहा है और एक जगह लेस हो रहा है। जहाँ पे ये ऐड हो रहा है ये कैपिटलाइज होगा, और जहाँ पे ये लेस हो रहा है वहाँ पे वो पीएनएल में जाएगा। क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट है आपका, ये थ्योरी पार्ट है, कभी कभी आ सकता है प्रैक्टिकल में, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये जब प्रैक्टिकल आएगा तो उसमें हम लोग और अच्छे से देख लेंगे। लास्ट पार्ट इस इंडियन एएस का कि भाई इंडियन एएस में क्या डिस्क्लोज करना है। तो पहला कितना बोरोइंग का कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज किया पूरे पीरियड में वो बताओ, और क्या कैपिटलाइजेशन रेट लिया वो आपको शो करना है, डिस्क्लोज। बोलते हैं ना इंडियन एएस में कि ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। आप कहीं फ़्लाइट से आ रहे हैं, इंडिया में आया तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है ना क्या क्या लेके आए वहाँ से। वैसे ही इंडियन एएस अगर फॉलो किया 23 तो आपको बताना पड़ेगा कि टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितना लिया और कैपिटलाइजेशन रेट क्या लिया। आई बात समझ में, यस और नो। तो दिस इज़ द इंडियन एएस का थ्योरी। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।